Good morning, friends. Today it is our next lecture on time dilation, and in this lecture we will discuss the example of time dilation. It is very important and interesting example of time dilation, which name is twin paradox, जुड़वा विरोधाभास। तो जैसा हमने टाइम डायलेशन के एग्जाम्पल में स्टार्ट में देखा था, उसी पे इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी और टेक्निकलिटी से पहले एक कहानी की तरह इसे देखते हैं। जैसा कि हमने माना था कि जो एस फ्रेम है वो अर्थ फ्रेम है, लैब या रेस्ट फ्रेम जिसे बोल रहे हैं, और एस डैश फ्रेम जो है वो एयरक्राफ्ट के अंदर जो व्यक्ति है उसके लिए है, जो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसे कि अपन प्रॉपर फ्रेम भी कहते हैं। तो कहानी इस तरह से स्टार्ट करते हैं अपन कि दो जो जुड़वा ऑब्जर्वर हैं, जैन एंड डिक, जिसमें से जैन अर्थ पे ही रहता है और डिक जो है वो एयरक्राफ्ट में बैठ के मूव करता है एट द वेलोसिटी ऑफ v नियरली इज इक्वल टू c। तो ट्विन्स है मीन्स उनकी जो एज है वो सेम होगी, डेट ऑफ बर्थ सेम होगा। तो हम अगर बात करें ईयर 2100 2100 वर्ष की एट स्टार्ट पे, तो दोनों के लिए उस समय जब दोनों अर्थ पे हैं तो ईयर 2100 सेम है, और क्योंकि ट्विन्स है इसलिए एज भी उनकी 20 ईयर दोनों सेम है। अब डिक एयरक्राफ्ट में बैठ के एक अलग प्लेनेट पे मूव करता है और उसके बाद वापस रिटर्न होता है। जब वो वापस आता है तो उसकी जो यात्रा है एज ए इवेंट हम मानेंगे उसे। यात्रा स्टार्ट से लेके यात्रा एंड तक एज ए इवेंट है ये। तो जो जेंस जो अर्थ पे है उसके लिए 50 ईयर्स पास आउट हो चुके होते हैं, यानी कि जैन की जो एज है उस समय 20 + 50 70 ईयर्स हो चुकी होती है। पर जो डिक है जो कि एयरक्राफ्ट में मूव कर रहा है, उसको टाइम डायलेशन के कारण जो टाइम उसको मेजर करता है वो एस डैश फ्रेम में, या जो फील करता है वो मात्र 30 ईयर्स होता है। तो उसके लिए जो ईयर चलता रहता है 2130 2130 वर्ष चलता है, और उसकी जो एज है वो 20 + 30 50 ईयर्स होती है। यानी कि जब डिक वापस आ जाता है तो जेंस उस समय 70 ईयर्स ओल्ड हो चुका होता है, जबकि डिक जो है वो 50 साल उम्र ही होती है। यानी कि डिक जवान बना रहता है जबकि जेंस बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। तो ये ट्विन पैराडॉक्स कहलाता है, यानी कि दोनों जुड़वा होते हुए भी उनकी जो उम्र में जो अंतर है, जो विरोधाभास है, वो टाइम डायलेशन के कारण है। ये ऐसा ही जो इंटरस्टेलर मूवी है उसमें भी इस तरह से है, टाइम डायलेशन पे ही। तो ये हमने इसकी एक कहानी के रूप में ट्विन पैराडॉक्स को देखा। तो इसके अब थ्योरी पार्ट पे अगर अपन आते हैं तो जो इसको जो एक्सप्लेन किया गया है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से भी बताया गया है कि ऐसा किस तरह से होता है। तो
एस फ्रेम में जो जैन है उसके लिए अर्थ और मून, अर्थ टू मून की डिस्टेंस अगर 25 लाइट ईयर अगर है तो किसी को जाने में और वापस आने में 25 लाइट ईयर प्लस 25 लाइट ईयर 50 लाइट ईयर स्पेंड होते हैं जैन के लिए, जो कि अर्थ पे है ईस्टर फ्रेम में, लेफ्ट फ्रेम में। तो इसमें जो टाइम लगेगा 50 लाइट ईयर में, वो अगर हम माने तो टी इज इक्वल टू डी अपॉन वी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से डिस्टेंस यहाँ 50 लाइट ईयर और वी वेलोसिटी जो कि अपन कांस्टेंट मानते हैं। तो जो टाइम इस पूरी घटना में लगा वो 50 वर्ष है, यानी जैन के लिए ये समय 50 वर्ष होता है पूरा। अब यही जब हम डिक के लिए देखते हैं जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर है, वो जब इस डिस्टेंस को देखता है तो क्योंकि डिक एक वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये जो डिस्टेंस है ये हम मान सकते हैं कि उसे जो फील होएगी वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कारण एक्चुअल के बजाय कम फील होएगी, क्योंकि इसमें डिक एयरक्राफ्ट में खुद मूविंग है। तो उसे जो दूरी जो मेजर होगी वो 25 लाइट ईयर की जगह 15 लाइट ईयर होगी। जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के जो हमने देखा था फार्मूला, उसमें L इजिकल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसमें अब हम अगर L0 25 लाइट ईयर रखते हैं तो जो L आता है वो 15 लाइट ईयर आता है, यानी कि उसे जो वन साइड डिस्टेंस है वो 15 लाइट ईयर, सेम ऐसे ही रिटर्न में 15 लाइट ईयर। तो उसे जो डिस्टेंस मेजर होगी वो 15 प्लस 15 30 लाइट ईयर होगी। और हम जानते हैं कि टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से डिस्टेंस उसके लिए 30 लाइट ईयर और वी सेम वेलोसिटी है, तो उसे ने जो टाइम स्पेंड किया है, जो उसने टाइम मेजर किया वो 30 वर्ष है। मीन्स यहाँ जो हमने 30 वर्ष डिक के लिए लिया है वो इस तरह से आया है, और जो 50 वर्ष जो आए हैं चेन के लिए वो इस तरह से हैं, यानी कि उसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कारण डिक के लिए ये दूरी घट गई, इसलिए उसे टाइम कम स्पेंड फील होता है। तो ये टाइम डायलेशन के कारण जो ट्विन पैराडॉक्स है उसी का एक्सप्लेनेशन है। और जो एज का हमने निकाला था वो जैसे टाइम डायलेशन का जो फार्मूला है वो T0 इजिकल टू डेल्टा टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जो यहाँ पे 50 ईयर्स जो हमने माना था एस फ्रेम के लिए, तो डेल्टा टी इजिकल टू 50 ईयर्स और यहाँ वी इजिकल टू 0.8 सी है, तो इससे जो हमें प्रॉपर टाइम जो एस डैश फ्रेम के लिए मिला वो 30 ईयर्स जो कि डिक का है। तो इस तरह से हम फार्मूले से इसे निकाल सकते हैं। अब हम इस पे जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कि हाउ इट हैपन, कि क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें कि टाइम डायलेशन हैपन होता है और क्या इसका कारण है। तो फर्स्ट इसकी कंडीशंस ये है कि जो टाइम डायलेशन की घटना हो रही है उसमें फ्रेम चेंज हो रहा है, यानी कि जो डिक है वो डिक एंड जोन्स पहले दोनों ही एस फ्रेम में थे, पर बाद में डिक एस डैश फ्रेम में मूव करता है और फिर पूरा इवेंट होने के बाद वापस एस फ्रेम में आता है। इस कारण टाइम डायलेशन उसके हैपन होता है, पर इसका रिवर्स नॉट ट्रू। मीन्स कि अगर स्टार्ट में ही डिक एयरक्राफ्ट में है और वो फिर एस डैश फ्रेम से एस में आके फिर वापस एस डैश में जाए तो क्या उसे इस तरह का फील होगा? नहीं, ये उसके लिए नॉट एप्लीकेबल। यानी कि एयरक्राफ्ट टू अर्थ एंड अर्थ टू वापस एयरक्राफ्ट जाए तो उसे टाइम डायलेशन का जो मेजरमेंट है वो नहीं होगा। सेकंड, जो उसके जवान बने रहने का एक्सप्लेनेशन है कि डिक क्यों जवान बना रहता है जबकि जेंस 70 ईयर्स ओल्ड हो चुका होता है।
और डिक 50 ईयर्स ही रहता है। तो जेन जो कि अर्थ पे हैं उसके लिए 1/, में अगर वो जो हार्ट है उसका वो बीटिंग रेट अगर 5 बीट है तो उसके जो दिमाग में थॉट्स आएगी वो हम माने कि 5 थॉट्स हैं। पर यही अगर डिक के लिए देखें तो जो 1/, है उसके लिए 0.6 है, मीन्स 36 मिनट। तो 36 मिनट्स में उसका जो हार्ट है वो भी मात्र 3 बीट ही धड़केगा और जो दिमाग में थॉट्स आएंगे वो भी 3 थॉट्स ही होंगे। यानी कि हार्ट कम धड़कना और कम थॉट्स आना उसको मानसिक रूप पे और शारीरिक रूप पे उसे जवान बनाए रखते हैं। यानी कि जो टाइम धीरे गुजरता है उसमें वो कम टाइम व्यतीत करता है तो जवान बना रहता है, जबकि उसके कंपैरिजन में जो जैन है वो ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा हार्ट बीट कर रहा है, ज़्यादा समय जी रहा है तो वो जल्दी बूढ़े होते हैं, जबकि डिक जवान बने रहते हैं। तो ये ट्विन पैराडॉक्स का एक्सप्लेनेशन है। दूसरा इसकी कंडीशंस ये है कि ये कब होगा। इसमें होता है कि सेम इवेंट मेजर इन डिफरेंट फ्रेम। जो इवेंट है जैसे कि हमने यहाँ पे बल्ब के जलने का माना था, ये जो इवेंट है बल्ब का ऑन और ऑफ होना, इस इवेंट को 2 डिफरेंट फ्रेम में मेजर किया जा रहा है। जैसे कि एच डैश फ्रेम में मेजर कर रहे हैं तो T1 डेज और T2 डेज टाइम आ रहा है, और जब हम एस फ्रेम में इसे मेजर कर रहे हैं तो T1 और T2 टाइम आ रहा है। यानी कि सेम इवेंट को 2 डिफरेंट फ्रेम में आप मेजर कर रहे हो, इसलिए आपको टाइम डायलेशन मिलता है। अगर सेम इवेंट को सेम फ्रेम में मेजर करें तो आपको टाइम डायलेशन नहीं मिलेगा। यानी कि अगर हम केवल एच डैश में ही इस इवेंट को मेजर करें चाहे कितनी बार, तो हमें टाइम डायलेशन नहीं मिलेगा। तो ये भी एक रीजन है इसका। दूसरा इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन है कि जो क्लॉक मेजर कर रही है, जैसे कि एस फ्रेम की जो जैन की क्लॉक है वो इस इवेंट को मेजर करके टाइम बताती है, इसी तरह जो एच डैश फ्रेम में डिक की क्लॉक है वो इसे मेजर करके बताती है। इसका मतलब कि ये क्लॉक के गलत होने को नहीं बताती है या क्लॉक के किसी मैकेनिकल डिफेक्ट के कारण नहीं बताती है। हम क्लॉक कोई सी भी ले, चाहे एटॉमिक क्लॉक ले या सिंपल क्लॉक ले, ये जो इफेक्ट है ये रिलेटिविटी के कारण है, इसलिए इसमें क्लॉक के मैकेनिक्स का कोई रोल नहीं होता है। यानी सभी तरह की क्लॉक, चाहे स्प्रिंग क्लॉक हो, चाहे एटॉमिक क्लॉक हो, चाहे डिजिटल क्लॉक हो, ये इफेक्ट सब में मेजर होता है। और टाइम डायलेक्शन जो मेजर किया जाता है वो रिलेटिविस्टिक के कारण है। तो ये अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था टाइम डायलेशन का, जिसमें कि मूवीज़ भी है, इंटरस्टेलर करके जो मूवी है उसमें भी है ये, और हमने इसे डिटेल में देखा कि क्यों ऐसा होता है और क्या क्या इसके मैथमेटिकल डेरिवेशंस और फिजिकल कारण है जिसके कारण टाइम डायलेशन हैपन होता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्विन टाइम डायलेशन के ही दूसरे एग्जाम्पल म्यून डीके प्रॉब्लम के बारे में। ओके, थैंक यू।